नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं आकांक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं सुर्खियों से हटकर और खबर की तह तक जाकर। अब तक की हेडलाइंस। डीपीएपी के सभी नेता कांग्रेस में वापस, अब कहां जाएंगे आजाद। जम्मू की कोट बलवाल सेंट्रल जेल में इंटेलिजेंस यूनिट की रेड, जम्मू में बंद कुछ आतंकियों से की गई पूछताछ। कश्मीर में पकड़े गए डॉक्टर कपल से जांच शुरू, महिलाओं का ब्रेन वॉश करती थी डॉक्टर की पत्नी। श्रीनगर के गुरुद्वारा छठी पातशाही में नगर कीर्तन का हिस्सा बने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप नेता अरविंद केजरीवाल। जेके बोस टेक्स्ट बुक नॉर्म्स का उल्लंघन करने पर 4 स्कूलों की एफिलिएशन रद्द, 8 पर जुर्माना। और अब खबरें विस्तार से। मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। डीपीएपी के लगभग सभी मेंबर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। अब क्या करेंगे इसको लेकर आजाद, दीपक जी? देखिए, डीपीएपी जिसका गठन 2022 में हुआ था सितंबर में, और गुलाम नबी आज़ाद जो कि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे। ये कहा जाता था कि जेएंडके में कांग्रेस का अगर कोई स्टैलवर्ट है तो वो गुलाम नबी आज़ाद ही हैं। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक, और राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक हर एक के साथ काम कर चुके थे। कांग्रेस में उनकी तूती बोलती थी। मगर एक समय आया जब गुलाम नबी आज़ाद ने डिसाइड किया कि अब शायद कांग्रेस में उनकी नहीं सुनी जा रही है, या फिर उनकी कोई और राजनीतिक मजबूरियां थी, तो उन्होंने अगस्त 2022 में कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहकर सितंबर 2022 में अपनी नई पार्टी का गठन किया। तब यह भी लग रहा था कि शायद आजाद ने इस पार्टी का गठन अपने नाम से किया है, आजाद पार्टी। मगर उनका कहना था, जो उन्होंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, कि यहाँ पर हर एक को अपनी बात रखने का हक था। शायद वो कांग्रेस से खफा थे और काफी बड़ी संख्या में नेता उनके साथ आए, ऐसा तब लग भी रहा था। मगर धीरे धीरे औंधे मुंह गिरती चली गई ये पार्टी। ना तो कुछ ज्यादा जीत मिली, ना लोगों का साथ मिला, ना कार्यकर्ता ही साथ आए। फिर फाइनली गुलाम नबी आजाद ने जब 2024 के चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच लिए, तो उनके कई सारे नेता उनसे खफा हो गए। उन्होंने कहा कि अगर चुनाव नहीं लड़ना था तो पार्टी बनाई ही क्यों। और खास तौर पे पार्टी का गठन अगर जम्मू कश्मीर से हुआ है और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है, तो चुनाव तो लड़ने ही चाहिए। अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे वोटर, हमारी जनता कहां जाएगी। उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने फैसला लिया 2025 अप्रैल में, इसी साल आकांक्षा, जब उन्होंने अपनी पार्टी के सभी विंग्स डिसॉल्व कर दिए। यानी कि जितनी भी बॉडी थी उनकी पार्टी की, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंशियल, उनको डिसॉल्व कर दिया। जब उन्होंने डिसॉल्व कर दिया तो फिर नेताओं को समझ आ गई कि शायद गुलाम नबी आजाद अब इस राजनीति को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, या कुछ मजबूरियां हैं या कुछ और सोच रखा है। धीरे धीरे पार्टी के सभी नेता विदा होते गए। आखिर में जून 2025 में ही उनके 2 बड़े नेता जो उनके साथ बहुत लंबे समय से थे, ताज मोहिउद्दीन और पीरजादा मोहम्मद सईद, उन्होंने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया। और आज एक समय ऐसा आया 19 नवंबर 2025 को, जब उनके बहुत ही क्लोज कॉन्फिडेंट माने जाने वाले जुगल किशोर शर्मा, जिन्होंने पिछले साल आजाद तौर पर चुनाव लड़ा था, और साथ में उनके डोडा के बड़े नेता, ये दोनों ने ही पार्टी छोड़ दी। और पार्टी छोड़ने के साथ साथ अब ऑलमोस्ट डीपीएपी खत्म हो चुकी है। अब बड़ा सवाल यही है जो आपने पूछा कि गुलाम नबी आजाद कहां जाएंगे। गुलाम नबी आजाद जो अपनी पॉलिटिकल इनिंग बहुत अच्छे से खेल चुके हैं, अब उन्हें केवल अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़नी है कि गुलाम नबी आजाद अभी जिंदा है, यानी कि पॉलिटिकल फील्ड में। गुलाम नबी आजाद की उम्र अगर हम देखें तो 75 से ज्यादा हो चुकी है। और गुलाम नबी आजाद ने पिछली 2 बार 2024 चुनावों में और उसके बाद भी हवाला दिया था कि उनकी सेहत अब कुछ ठीक नहीं है। गुलाम नबी आजाद शायद अब ये एक आखिरी उम्मीद पर बैठे हैं कि उन्हें बीजेपी कहीं ना कहीं राज्यसभा में भेजे, या फिर वो किसी और संगठन का हिस्सा बने, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर वो चुन के आ जाए, किसी और जिम्मेवारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे उन्हें लगा दिया जाए। बीच में बहुत ज्यादा अटकलों का बाजार ये भी गर्म हुआ था कि गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर भी भेजा जा सकता है, मगर ये धीरे धीरे अटकलें खत्म होती गई। अब गुलाम नबी आजाद के लिए 2 अपॉर्चुनिटीज ही बचती हैं। जिस तरह से उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, जो उनका पॉलिटिकल कद रहा है, और जैसे पिछले 3-4 सालों से माना जाता रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और बीजेपी के बेहद नजदीक भी आ चुके हैं, तो हो सकता है गुलाम नबी आजाद को बीजेपी कहीं राज्यसभा के लिए भेज सकती है मनोनीत करके, यानी कि उन्हें जो
जो है चुनकर, जी या फिर दूसरी ओर एक और ऑप्शन बचता है कि गुलाम नबी आजाद को किसी राज्य का गवर्नर या फिर किसी यूटी का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जा सकता है। जी क्योंकि अब गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस में वापस जाना लगभग जो है वो ना के बराबर है, क्योंकि जी गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से कांग्रेस से रिश्ते तोड़े और उसके बाद कांग्रेस के अगेंस्ट बहुत बड़ी कैंपेन भी की, जी और खास तौर पे जो अंदर के लोग बताते हैं कि राहुल गांधी खुद नहीं चाहते कि वो वापस पार्टी में आए, और गुलाम जी नबी आजाद के लिए सभी दरवाजे कांग्रेस के लगभग बंद हैं। हालांकि जी गुलाम नबी आजाद की पार्टी के सभी बड़े नेता और उनके क्लोज माने जाने वाले लीडर्स को कांग्रेस ने वेलकम कर लिया है, मगर आजाद के लिए रास्ते बंद हैं, ये साफ नजर आ रहा है। जी अब कहां जाएंगे आजाद, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपको लगता है कि आजाद बीजेपी में वापस जाएंगे तो आप कमेंट करके बताइए, या फिर आपको लगता है कि वो कांग्रेस में कोई अपना रास्ता ढूंढ ही लेंगे अंदर खाते से, तो भी जी कमेंट करके बताइए। मगर आजाद के लिए फिलहाल अगर आज के दिन की बात करें तो कांग्रेस में रास्ते बंद है, और बीजेपी में अब आजाद का जाना भी लगभग ना के बराबर ही नजर आ रहा है। जी मगर बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब कांग्रेस के कदावर नेता थे, मुख्यमंत्री रहे, जिस तरह उन्होंने अपने वृद्ध अवस्था में जाकर यानी कि ऑलमोस्ट पॉलिटिकल रिटायरमेंट के बाद बीजेपी को चुना, तो हो सकता है अब आजाद भी भगवा चोला ओढ़ ले, मगर ये कहना बहुत मुश्किल होगा और आजाद के स्टेटमेंट का इंतजार रहेगा। जी ये तो बात रही गुलाम नबी आजाद की। अब बात करें टेरर लिंक्स को लेकर, जो जगह जगह छानबीन हो रही है, जांच हो रही है और रेड्स हो रही है, उसको लेके आज कोट बलवाल सेंट्रल जेल में भी इंटेलिजेंस यूनिट ने रेड की है। दीपक जी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, साफ सी बात है आकांक्षा की कोट भलवाल जेल शुरू से ही सुर्खियों का हिस्सा रही है। जो जी बहुत सारे लोग अच्छे से टेररिज्म को, डिफेंस को या सिक्योरिटी को समझते हैं, जानते हैं, हम्म 1999 में जब IC-814 प्लेन को हाईजैक किया गया था नेपाल, काठमांडू से दिल्ली आते हुए, जी तो जी उसके उसमें जो 3 बड़े आतंकियों को छोड़ने की बात कही थी आतंकियों ने जब कंधार ले गए थे फ्लाइट को, जी उसमें एक अजहर मसूद भी था। उस समय अजहर मसूद जम्मू की कोट भलवाल जेल में ही बंद था, जी और यहां से ही उसको फिर कंधार भेजा गया था। उसके बाद उसने पाकिस्तान जाकर फिर जैश ए मोहम्मद का गठन किया था, जो जैश ए मोहम्मद आज भारत के लिए बड़ी सरदर्द बना हुआ है। और जी जैश ए मोहम्मद इस समय पूरे वर्ल्ड में जो है वो वांटेड टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के नाम से बैंड भी हो चुका है। तो हम्म कहीं ना कहीं जिस तरह से टेरर लिंक कश्मीर में सामने निकले हैं दिल्ली ब्लास्ट के बाद, और हम्म जिस तरह उसके तार जुड़ते जा रहे हैं अलग अलग जगह, तो जो हम्म CI के यूनिट है कश्मीर की, जैसे उन्होंने कल कश्मीर में रेड की थी, वैसे जी ही इंटेलिजेंस यूनिट जो CIK का ही एक हिस्सा है, हम्म JNK यूनिट, उसके कुछ लोग आज सुबह कोट बलवाल जेल में पहुंचे, और कोट बलवाल जेल के अंदर पाकिस्तानी टेररिस्ट और उसके साथ साथ बहुत सारे कश्मीरी टेररिस्ट बंद हैं जो कभी किसी जमाने में जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़े थे जी या अजहर मसूद की जानकारी रखते हैं। जी उसी की आगे जानकारी के लिए आज जो टीम पहुंची थी, उन्होंने करीबन 1 दर्जन आतंकियों से पूछताछ भी की है। जी हालांकि ये बहुत सीक्रेट चीजें होती हैं, हम्म मगर काफी पूछताछ के बाद वो टीम वहां से निकली, और अब शायद अगर कोई लिंक सामने आएगा तो वापस उस जेल से भी कुछ आतंकियों को रिमांड पे पूछताछ के लिए लिया जा सकता है। मगर ये जी टेरर नेटवर्क जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हर तार को खंगालने की कोशिश इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं। जी अब अगर बात करें हम टेरर नेटवर्क की ही, उसी के चलते एक कपल भी पकड़ा गया था कश्मीर में अभी रिसेंटली। हम्म। तो उसको लेकर भी जांच जो है वो शुरू हो चुकी है, और कहीं ना कहीं ये भी पता चला है जो डॉक्टर की वाइफ थी वो महिलाओं को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करती थी उस चीज को लेकर। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे दीपक जी? बिल्कुल आकांक्षा, ये जो एक कपल और गिरफ्तार हुआ है कल रात को कश्मीर से, श्रीनगर से दरअसल इन्हें गिरफ्तार किया गया, और जी श्रीनगर के शरीन बाग इलाके में ये लोग रहते थे। दोनों जी दंपति, जो डॉक्टर दंपति थी, डॉक्टर उमर फारूक भट्ट, जो श्री महाराणा श्री हरि सिंह जो है मेडिकल हॉस्पिटल है कश्मीर में, हम्म SMHS, वहां पर ये कार्यरत थे। और इनकी पत्नी, जिसका नाम शहजादा बताया जा रहा है, जी उसके बहुत ज्यादा लिंक नजर आए हैं, खासतौर पर रेडिकलाइजेशन के लिए। और जो जी जानकारी अभी तक हमें मिली है सिक्योरिटी सोर्सेज से, उनका ये कहना है कि पूछताछ में ये भी सामने आया है कि हम्म दुख्तराने मिल्लत, जो एक सेपरेटिस्ट ग्रुप था और जिसकी सरगना 2021 से ही अरेस्ट हो गई थी और उसके बाद उसे तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था, दरअसल डॉक्टर उमर फारूक भट्ट की पत्नी जो है शहजादा, ये उसके साथ जुड़ी हुई थी, और कई सारे महिलाओं को, कई सारी और लेडीज को ये रेडिकलाइज कर चुकी है। और इसको यही जिम्मेवारी दी गई थी कि कैसे महिलाओं को आतंक के इस नेटवर्क से जोड़ना
है। जी। और अगर इनके तार जिस तरह से कश्मीर के टेरर डॉक्टर नेटवर्क से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर ये सामने आ जाता है कि ये दोनों पति पत्नी ही इस टेरर नेटवर्क का हिस्सा थे, तो ये जी। एक और बड़ा खुलासा होगा और एक और बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी एजेंसीज की होगी। जी। मगर जिस तरह से कश्मीर में नए नए नाम निकल कर आ रहे हैं, एक चीज तो साफ है कि एक अंडर करंट जबरदस्त थी टेररिज्म की, और अंदर अंदर से ये लोग एक बड़े कारनामे को अंजाम देने के लिए काम कर रहे थे। और रेडिकलाइजेशन के साथ साथ ये युवाओं को, और खासतौर पे पढ़े लिखे युवाओं को रेडिकलाइज करके इस टेरर नेटवर्क से जोड़ रहे थे। जी, हो सकता है इसको लेकर अभी और भी बड़े खुलासे बहुत हों। कुछ हो सकता है। जी। अब बात करें फिर से पॉलिटिक्स की, तो पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता केजरीवाल पहुंचे श्रीनगर गुरुद्वारा छठी पातशाही के नगर कीर्तन में, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे दीपक ये जी? एक बहुत बड़ा रिलीजियस इवेंट है आकांक्षा। जी। मतलब अगर हम ये देखें कि ये 350वां शहीदी जो है पर्व मनाया जा रहा है गुरु तेग बहादुर जी का। और गुरु तेग बहादुर को हिंद की चादर कहा जाता था, यानी कि उस समय मुगलों से जिस तरह से उन्होंने भारत को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए काम किया है, वो जी। वाकई में बहुत बड़ी एक मतलब हम उन जब गुरु तेग बहादुर का नाम लेते हैं तो उन्हें हिंद की चादर का एक जो है टाइटल दिया गया है, यानी कि जी। हिंदुस्तान को बचाने के लिए उन्होंने उस समय मुगलों से जो जंग की थी, उनके खिलाफ काम किया था। जी। तो अभी उनका जो एक 350वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, उसकी शुरुआत छठी पातशाही श्रीनगर से हुई है। और उसी के नगर कीर्तन के लिए मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान और उनके साथ आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल कल श्रीनगर पहुंचे थे। कल शाम को नगर कीर्तन था और वहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी वहां पहुंचे। हालांकि ये जो भेंट थी, ये पॉलिटिकल भेंट नहीं कही जा सकती, पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, ये थी तो एक रिलीजियस इवेंट। पर जब भी दो पॉलिटिशियन मिलते हैं तो बात कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की जरूर होती है। मगर ये इवेंट जो रिलीजियस इवेंट है, ये बहुत बड़ा है और श्रीनगर से शुरू होकर ये नगर कीर्तन पहुंचेगा अनंतपुर साहिब और जम्मू से होता हुआ और कई जगह से होता हुआ जाएगा। तो एक रिलीजियस इवेंट जिसके साथ दो सीएम्स की मुलाकात भी हुई, कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल बात तो हुई ही हो। जी। जी। अब बात करें जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को लेकर, तो उसमें टेक्स्ट बुक नॉर्म्स को लेकर 4 स्कूलों की जो एफिलिएशन है उसे रद्द किया गया और 8 स्कूलों पर जुर्माना किया गया है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे दीपक जी? देखिए, इसमें क्या कहना है आकांक्षा, साफ सी बात है कि जी। एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते हुए, जी। यानी कि जेएंडके बोर्ड की जो एक एफिलिएशन रहती है, एनसीईआरटी की बुक्स यहाँ पर होती हैं, जी। उसको लेकर ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है जी, जेएंडके बिल्कुल। स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। और एजुकेशन। खास तौर पे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पहले ही साफ किया था कि जी। बहुत सारी टीम्स सर्वे कर रही हैं इस चीज के ऊपर कि क्या जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो प्रॉपर सिलेबस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं स्कूल्स में या नहीं कर रहे। जी। और इसमें यह भी रखा गया था कि अपनी मर्जी से यूनिफॉर्म और स्कूल फी भी लगाते हैं। जी। मगर खास तौर पे जो 4 स्कूल्स थे, ये बिल्कुल ही गिल्टी पाए गए और इनके खिलाफ एक्शन करते हुए जी। इनकी एफिलिएशन को रद्द कर दिया गया, जबकि जी। 8 स्कूल्स को फाइन किया गया। क्योंकि खास तौर पे एक फिक्स सिस्टम होता है किसी भी स्कूल बोर्ड का कि उसके तहत आपको जो एक किताबें दी गई हैं, आपको उन्हीं के हिसाब से बच्चों को पढ़ाना है, जी। उसी हिसाब से आपको बच्चों की आगे वो सिस्टम चलेगा। मगर अगर आप वहां से डिस्टर्ब करते हैं उन बच्चों के सिलेबस को, तो कल को आगे दिक्कत आ सकती है। और ये एक स्ट्रिक्ट एक्शन था, ऐसे एक्शन होने भी चाहिए, ऐसे जी। सर्वे होने भी चाहिए। जी। क्योंकि स्कूल्स और एजुकेशन के साथ कहीं आप खिलवाड़ करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना जी। चाहिए। कहीं बुक्स के चार्जेस भी ज्यादा लगा दिए जाते बिल्कुल। हैं, जो कि सरासर गलत है। तो ये थी अब तक की खबरें, और अब थॉट ऑफ द डे। जीवन में कुछ भी एक तरफा नहीं चलता। अगर आप कुछ पाने के इच्छुक हैं तो देना भी सीखिए, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो पैसा हो, या फिर आदर सम्मान। ये था थॉट ऑफ द डे और आज का बीटीएच। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद।